हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। यानी अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो इंडिया के किस प्रांत में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा पश्चिमी घाट एरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। सागौन वृक्ष आपको किस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में मिलेगा। ये आपको मध्य भारत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान होता है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कॉफी के बीज से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है, यह है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली यह केरल में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तालचेर उड़ीसा किसके लिए महत्वपूर्ण है। तालचेर नाम आपने बहुत बार सुना है, जल्दी से बताओ यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तालचेर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगर इसके बारे में और आपसे पूछा जाए तो तालचेर जो उड़ीसा में, ठीक है, यह कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको कोल सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, सूती वस्त्र का मैक्सिमम मिल जो है वह महाराष्ट्र में है और इसके बाद सेकेंड स्थान जो है वह है गुजरात का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। यह आपका सूती वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अगर इस तरह से आपको पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी में सर्वाधिक लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, तो ये होगा एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इंडस्ट्री टाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तो जर्मनी के सहयोग से किस लौह संयंत्र की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। और कौन सा लौह संयंत्र है, यह आपका राउरकेला। ठीक है, HSL राउरकेला। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं। भारत में डीजल रेलवे इंजन वाराणसी में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये स्थित है विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। उत्तरी ध्रुव पर यानी नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली थी वो थी एन बैनक्रॉफ्ट। ठीक है, क्या नाम था उनका, एन बैनक्रॉफ्ट। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, यह है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। शाश्वत नगर किस नगर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यह कहा जाता है रोम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। आसान सा क्वेश्चन है, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का गठन कब हुआ था। सार्क का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1985 ईस्वी में। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सकीय मदद का प्रतीक है। तो चिकित्सा के मदद के लिए प्रतीक क्या यूज करते हैं हम लोग, ये करते हैं रेड क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। कामसूत्र के रचयिता कौन है, कामसूत्र के रचयिता ये हैं वात्सायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मोहम्मद इकबाल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। एफिल टावर कहाँ है, ये है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला IPS का नाम क्या है।
प्रथम भारतीय महिला आईपीएस, क्या नाम है इनका? इनका नाम है किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? शेरे पंजाब, देखो सारे क्वेश्चन आसान है, जल्दी से आंसर करो। किनको जाना जाता है? ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्लू बुक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? यह फिरदौसी की प्रसिद्ध रचना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? यह अनुच्छेद 19(1) को। ठीक है। अब देखो आपको ये पूरा चीज याद रखना है। ठीक है, इसमें एक भी चीज छोड़ना नहीं, क्योंकि आजकल के ऑप्शन में क्या रहता है, अनुच्छेद 19(1) को, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है 19(1) को अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित होती है वह किस आधार पे? तो वह जनसंख्या के आधार पे सीटें आवंटित होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो हाईकोर्ट में उसको एडवोकेट होना चाहिए कम से कम कितने वर्षों के लिए? कितने वर्षों के लिए? कम से कम 10 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो कौन सा संशोधन था वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा गया था केसी वेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, जो अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं? ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था 1957 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च पर कौन है इन सभी में से? तो आपका है संविधान। बहुत बच्चे सर्वोच्च न्यायालय मार देते हैं, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? यह है विधानपालिका। आप जानते हो हमारे राजनीतिक व्यवस्था में जो पूरा सिस्टम है उसको 3 भागों में बांटा गया है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधानपालिका के क्या बोल सकते हो उसको, के अंदर रहकर, के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है, और अगर कार्यपालिका में कुछ गड़बड़ी हुआ तो फिर न्यायपालिका का सहारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? किसके सम्मुख अपील कर सकता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी किसके विरुद्ध किसके सम्मुख अपील कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। आपका सही जो आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों में। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर सरकार, कौन सी सरकार? तो राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल, ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? ये होता है राज्यपाल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी भारत का कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वह केंद्र के अंतर्गत आता हो या किसी राज्य के अंतर्गत आता हो, कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र हो, उस पर केंद्र सरकार को यानी संसद को कोई भी चीज कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है या वरीयता प्राप्त है, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। अब्सोल्यूट पावर तो नहीं है, लेकिन वरीयता प्राप्त है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद के में कहा गया है? यह कहा गया है अनुच्छेद 245 में। क्या कहा गया 245 में? कि देश के किसी भी क्षेत्र में अगर केंद्र सरकार चाहे राष्ट्रीय हित में या इंटरनेशनल इंटरेस्ट में, तो वहां के लिए वो कानून बना सकती है। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर हम कंपेयर करें तो केंद्र सरकार के पास वरीयता रहेगा, यानी केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर रहेगा अमेंड करने का उस कानून को, ठीक है। ये कहा गया 245 में। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो ये होता है पूंजी मूल्यह्रास के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड नहीं है, वह कौन सा है ये आपको बताना है। वह कौन सा है? यह है मैट्रिक्स पद्धति। देखो, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का ये 3 पद्धति है, ये तीनों आपको याद रखना है। व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक का खुले बाजार का जो कार्रवाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस चीज को कहते हैं? तो ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। किसको कहते हैं? तो जो प्रतिभूतियां होती है, ठीक है, जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो स्टॉक्स होता है उसमें व्यापार करने को खुले बाजार की कार्रवाई कहते हैं, ठीक है। शेयर्स में, स्टॉक्स नहीं, शेयर्स में खरीद बिक्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या होती है? क्या होती है? उत्पाद विभेद। क्या होता है? उत्पाद विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसम नियम संबंधित है। ग्रेसम का नियम किस चीज से संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित है मुद्रा के संचलन से, ठीक है। यानी मुद्रा यानी करेंसी का जो मोबिलिटी है उससे संबंधित है ग्रेसम का नियम। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। ग्रेसम नियम ये कहता है कि जो खराब मुद्रा है, ठीक है, जो बैड मनी है, वह ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाता है गुड मनी के लिए, ठीक है। वही कहा गया है ग्रेसम के नियम में, जो खराब मुद्रा है, जो कमजोर मुद्रा है, वह अच्छे मुद्रे के लिए बाजार से अपने आप बाहर हो जाता है। तो ये मोबिलिटी है उसका, ये संचलन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो बैंक दर क्या है ये आपको बताना है। बैंक दर या बैंक रेट क्या है? क्या है बैंक रेट? बैंक रेट या बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक उन वाणिज्य बिलों को पुनः डिस्काउंट करता है जो वाणिज्य बैंक उसके पास लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपके लिए स्टेटमेंट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, इसको आसान भाषा में समझो। बैंक रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई जो भी अदर बैंक्स हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, उसको लोन देती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। इसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। अब इस स्टेटमेंट को समझो। अच्छा, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया ये स्टेटमेंट तो अदर स्टेटमेंट पढ़ो। कोई वाणिज्य बैंक किसी अन्य वाणिज्य बैंक से ऋण लेता है, तो ये तो आपको क्लियर खत्म हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होगा बैंक रेट में।
तो आपका ये खत्म हो गया। केंद्रीय बैंक सरकार से ऋण लेती है? नहीं, केंद्रीय बैंक ऋण देती है किसको? मैंने क्या समझाया? वाणिज्य बैंकों को, यानी कमर्शियल बैंकों को ऋण देती है बहुत ही कम समय के लिए। उसको हम लोग कहते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पे देती है उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। तो ये भी खत्म हो गया। वाणिज्य बैंक जनता से ऋण लेती है, ये भी खत्म, सॉरी ऋण देता है जनता को, ये भी खत्म हो गया। अब डी ऑप्शन ही बचता है, तो आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आया तो इस तरह से भी पहुंच सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट फिर से आप देखो, केंद्रीय बैंक उन वाणिज्य बिलों को पुनः डिस्काउंट करता है जो वाणिज्य बैंक उसके पास लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वह इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है, इसलिए आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, आप मार लोगे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं? संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भुगतान संतुलन। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो देखो ये है इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक को सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? विश्व बैंक का को नहीं होगा का, ठीक है, विश्व बैंक का सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? ठीक है, कौन सा संस्था है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। इसको कहा जाता है विश्व बैंक का सुलभ ऋण खिड़की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? किस आधार पर निकाली जाती है? तो उस कोई भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, उसमें टोटल मजदूरी, टोटल इंटरेस्ट रेट, टोटल किराया और आपका एक सामान्य सा लाभ, ठीक है, इन सभी को अगर आप जोड़ देते हो तो आपका टोटल जो खर्च है वह निकल के सामने आता है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया? केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। केसरी से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, और अब के एग्जाम में थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात जनरल बातें जो वो मैं बता देता हूँ। केसरी जो प्रकाशन है केसरी का, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किस भाषा में था ये आपसे पूछा जाता है, ये मराठी भाषा में था। ठीक है, कब किया गया? 1881 में किया गया। ठीक है, और यह कैसा था? डेली, वीकली, मंथली? तो यह आपका डेली था। कैसा था? डेली था। ठीक है, ये यहां से क्लियर हो गया। अब देखो, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनली केसरी किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो जब इसको स्टार्ट किया गया था शुरुआत में, ठीक है, तो इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन से? चिपलुंकर, ठीक है, अगरकर और तिलक। अब ये 3 लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसका पहला एडिटर कौन था, अब यहाँ पे आके आप सभी गलती कर बैठते हो, क्योंकि आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, तो आप मार देते हो बाल गंगाधर तिलक, लेकिन इसके फर्स्ट एडिटर जो थे वो थे अगरकर। ठीक है, लेकिन 1887 में अगरकर ने छोड़ दिया। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अकेला चलाया गया था। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन शुरुआती दौर में इसमें 3 लोग शामिल थे, चिपलुंकर, अगरकर और तिलक, और इसके पहले एडिटर जो हुए वो हुए अगरकर। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, 1887 में अगरकर ने इसको छोड़ा और छोड़कर अपना एक नया न्यूज़पेपर लॉन्च किया, उसका नाम था सुधारक। क्या नाम था? सुधारक। तो अगरकर ने क्यों छोड़ा? सुधारक को लॉन्च करने के लिए, आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? अब देखो, ये एक आसान सा क्वेश्चन है पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950।
अब इस दोनों ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई मार देता है 26 नवंबर, कोई मारता है 26 जनवरी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आज के आज आपको इस चीज को याद कर लेना है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों वर्ड याद कर लो, कब अपनाया गया 26 नवंबर 1949 और कब लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है तब तो आपके लिए टेंशन वाला चीज नहीं होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको ये टेंशन देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बताना है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? गणतंत्र दिवस 2020 जो अभी हाल ही में हुआ, किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? यह है असम राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? तो साइट्रस फ्रूट्स जो भी है उनका जो पत्ता होता है उस पर अगर पीला धब्बा हो जाए, आपको पूरे के पूरे पत्ता का पीलापन का बात नहीं किया जा रहा है, पीला धब्बा का बात किया जा रहा है, बीच बीच में जो धब्बा अगर हो जाए तो वह किस चीज के कमी के कारण होता है? तो वह मैग्नीशियम के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? यह है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है संवेग संरक्षण और न्यूटन का तीसरा लॉ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणी विहार है? इन चारों में से वन्य प्राणी विहार कौन सा है ये आपको बताना है। वन्य प्राणी विहार कौन सा है? ये आपका छपरावाड़ी। ठीक है, छपरावाड़ी ये एक वन्य प्राणी विहार या आप बोल सकते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य प्राणी विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें से आपका छपरावाड़ी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रेस्ट जो भी है ये आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, देखो ये जल्दापाड़ा, ये कहाँ है? जल्दापाड़ा ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, गारूमारा कहाँ है? गारूमारा भी वेस्ट बंगाल में है। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में जानते हो। ठीक है, और ये छपरावाड़ी, छपरावाड़ी कहाँ है? ये भी वेस्ट बंगाल में। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? इन चारों नदियों में से बताना है कि अंतःस्थलीय जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज की तरह किसको हम लोग यूज करते हैं? ये आपका गंगा। ठीक है, देखो इनलैंड वाटरवेज के लिए जो जनरली यूज किया जाता है वो गंगा, भागीरथी, हुगली, ये एक रूट हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र है, उसको भी यूज किया जाता है, बराक नदी है, गोमती नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी है, इन सारे को हम लोग इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कावेरी, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। माही और लूनी इसको भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी? सुनीता चंद्रा किस खेल से जुड़ी हुई थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? किस खेल से जुड़ी थी? वह हॉकी से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पित्त क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? पित्त क्रांति या पीली क्रांति? तो पीली क्रांति तिलहन यानी ऑयल सीड के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के किस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए? यानी ये इनका डेब्यू मैच था, उसमें पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए, वह कौन है? तो वह है रवि यादव, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश के ये प्रधानमंत्री है? ये है कतर के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को हम लोग विधान परिषद कहते हैं, और विधान परिषद का आर्टिकल क्या है? 169। क्या है? 169। और यह सभी राज्यों में हो इसकी जरूरत नहीं है। जिस राज्य को इच्छा है वह इसका सृजन कर सकती है, जिस राज्य को इच्छा नहीं है वह नहीं रखेगा, और सृजन करने के बाद अगर किसी राज्य की इच्छा हो तो वह इसको फिर से डिमोलिश भी कर सकता है। जैसे अभी हाल ही में आपका ये चर्चे में आया है आंध्र प्रदेश। ठीक है,
आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, लेकिन वह इसको खत्म करना चाहती है और इसके लिए उसने बिल भी पास कर लिया है। तो हो सकता है आगे कुछ समय में आपको ये पता चले आंध्र प्रदेश से विधान परिषद जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि इसने बिल पास कर लिया है 27 जनवरी को शायद इसका बिल पास हो चुका है कि अब वहां से विधान परिषद खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? शर्करा फैक्ट्री यानी शुगर मिल्स। तो मैक्सिमम शुगर मिल्स आपको भारत में कहां दिखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अभिजीत विनायक बनर्जी यह कौन है? यह है अभी नोबेल विजेता जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल दिया गया है। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि इनको किस यूनिवर्सिटी ने डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की है? यह है कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखना चाहिए? नेशनल इनकम अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को इनमें से, इन चारों में से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ो। तो आपका जो सही आंसर है वह है निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए और आयात मूल्य को घटाया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज इंपोर्ट किया गया है उसके मूल्यों को घटा दिया जाना चाहिए और जो चीज हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है उसके मूल्यों को जोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेशनल इनकम में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? यदि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो यह केवल प्रधानमंत्री का त्यागपत्र होगा या पूरे मंत्री परिषद का? जल्दी बताओ। यह संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किससे बना होता है? आसान सा क्वेश्चन है। फ्यूज का तार बना होता है टीन और सीसा के मिश्र धातु से। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कहां पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने कहां पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? कहां है ये है मुल्तान में। ठीक है, मुल्तान में इल्तुतमिश ने अध्ययन केंद्र या बोल सकते हो स्टडी सेंटर खोला था। अगला क्वेश्चन है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के नीचे जो भी स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, उसको हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं? अल्टीमेटली आपसे ये पूछा गया है, किस फॉर्म में यूज करते हैं? हम लोग भूतापीय ऊर्जा के फॉर्म में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? तो भाप इंजन है, ठीक है, उसमें उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? किस कारण से उच्च होता है? यह होता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? कोणार्क टेम्पल कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? एक मार्ग, आपने इस नाम सुना होगा एक मार्ग, आपको ये बताना है किस चीज की गारंटी है, ये किस चीज के स्टैंडर्ड का? ये गुणवत्ता। ठीक है, गुणवत्ता के स्टैंडर्ड को दिखाता है एक मार्ग। ठीक है, और एक मार्क हम लोग जनरली यूज कहाँ करते हैं? तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, किसमें? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। और इसके अलावा कुछ मार्क्स हैं, जैसे आपको याद रखना है हॉलमार्क। ठीक है, BIS हॉलमार्क, ये हम लोग गोल्ड ज्वेलरी जो आप खरीदते हो, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, इस दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, हॉलमार्क। इसके बाद आपका एक और आता है FPO मार्क। FPO मार्क जो भी फ्रूट्स प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट जूस वगैरह, तो इसमें हम लोग FPO मार्क का यूज करते हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद एक ISI आपसे पूछा जाता है, तो यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो भी बनता है उसमें ISI मार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार का रोगवाहक कौन होता है? कालाजार का रोगवाहक कौन होता है? कौन होता है? ये होता है सैंड फ्लाई या सितका मक्खी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी बताओ। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा। अगर किसी राज्य में ऐसा हो, वहां पे पूर्ण बहुमत ना मिला हो इलेक्शन में, तो राज्यपाल क्या करेगा उस वक्त, जल्दी बताओ क्या करेगा राज्यपाल। राज्यपाल कुछ नहीं करेगा, उसके दिमाग में जो आएगा वही करेगा वो, ठीक है। अगर वो चाहेगा किसी को बनाने का सीएम तो वो बना देगा, या चाहेगा कि नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएगा, यह उसका स्वयं का निर्णय होगा, इसमें किसी का प्रेशर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करती है। आज तक आपने इसका उल्टा क्वेश्चन पढ़ा है कि बुध कितने दिनों में अपने परिक्रमा को पूरा करता है, और आज आप क्या पढ़ रहे हो 88 दिनों में कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। रेयॉन के निर्माण के लिए हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा है वो, जल्दी बताओ। तो वो है आपका सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का हम लोग यूज करते हैं रेयॉन को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है, किस राज्य से संबंध है। गिद्धा किस राज्य में किया जाता है। गिद्धा किया जाता है पंजाब में। कहाँ किया जाता है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग जो गोताखोर का सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें हीलियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है। क्रीम सेपरेटर में किस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बस आपको ये बताना है। किस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और इसको यूज करके हम लोग दूध से फैट को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के फोर्स हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अपकेंद्रीय, इसको थोड़ा सा याद रखना, अप मतलब ऊपर, तो ये जो बाहर के तरफ लग जाएगा इसको हम लोग अपकेंद्रीय बोलते हैं, हिंदी में याद रखना आसान है। अभिकेंद्रीय ये केंद्र की तरफ लगेगा, ठीक है, याद रखना। अप मतलब ऊपर, तो आप ऊपर ऐसे एरो दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह केंद्र से विपरीत लग रहा है, ठीक है। अप मतलब ऊपर, ठीक है, ये हिंदी टर्म है, लेकिन यहाँ पे अप मैं इंग्लिश से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और अभिकेंद्रीय इसका अपोजिट केंद्र की तरफ हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश में भी आप याद रखते हो, अगर हिंदी वाला याद रखो तो। याद रखने में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया जो केंद्र से विपरीत दिशा में लग रहा है, और जो केंद्र की तरफ लग रहा है उसको हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमत किससे संबंध होती है। बाजार कीमत किससे संबंध होती है, जल्दी बताओ। बाजार कीमत का संबंध किससे है। तो बाजार कीमत देखो, इन अगर चारों ऑप्शंस में से देखोगे तो आपका समय पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस जो होता है वह अत्यधिक अल्प अवधि के लिए होता है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपका मार्केट प्राइस चेंज करता है। जैसे ही मार्केट में कुछ होगा, आपको शेयर मार्केट में ये चीजें देखने को मिलती है, शेयर का प्राइस गिरता है चढ़ता है, और विद इन सेकेंड्स होता है वो सब, ठीक है। इसी को हम लोग बाजार कीमत बोलते हैं, ठीक है। जो वोलेटिलिटी जिसका मार्केट पे डिपेंड करता है और बहुत कम समय में वो फ्लक्चुएट करते रहता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है। जल्दी बताओ। दक्षिण भारत के सन ग्रुप के द्वारा किस एयरवेज कंपनी का अधिग्रहण किया गया है, यानी कौन सा एयरवेज कंपनी उनके अंदर आता है। ये आपका स्पाइस जेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में अभी धर्मनिरपेक्ष का बात बहुत जोरों से चल रहा है सीएए के लागू होने के बाद। तो आपको यह बताना है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य क्यों है। क्या हम सभी धर्मों को फॉलो करते हैं इसलिए है, या हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है इसलिए। तो हमारा सही जो आंसर है वह होगा राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो हम लोग कोई भी फैसला धर्मों के आधार पर नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे किसी भी धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। आपका जो धर्म है आप वो फॉलो कर सकते हो। इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सभी धर्मों को परमिशन है या नहीं है। तो इसमें धर्म का कोई उल्लेख ही नहीं है कि कौन सा धर्म होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता कौन थी, ये थी त्रिशला। आसान सा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब, संतुलन कीमत आप कब बोल सकते हो कि आपने जितना खर्च किया है अगर उतना पैसा आपको मार्केट से आ जाए तो इसको आप अपना बेनिफिट नहीं जोड़ सकते इसमें, ठीक है। यानी जितना आपने खर्च किया है बस वही आपको आ रहा है, तो इसको हम लोग संतुलन कीमत बोलते हैं। संतुलन कीमत क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ऑप्शंस को देखो और आंसर करो। यह हो जाएगा पूर्ति और मांग बराबर हो, ठीक है। इसको हम लोग संतुलन कीमत के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर पूर्ति मांग से अधिक हो गया, ठीक है, तो भी संतुलन गड़बड़ाएगा। अगर पूर्ति मांग के बराबर हुआ, यानी 10 आइटम बना है और 10 आइटम ही आपने बनाया है, तो ये हो जाएगा पूर्ति और मांग अगर बराबर हो तो संतुलन कीमत कहलाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? यह हुई 1761 ईस्वी में। कब हुई? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में यह लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? यह लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें से जीता कौन? जीता अहमद शाह अब्दाली और मराठा हार गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना जाता है? तो सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक, तो अभी हमारा जो सबसे गर्म वर्ष चल रहा है वो 7 टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। और उन 7 में से एक आपको बताना है जो सबसे गर्म माना गया है, वह है 16, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 ही कंसिडर किया गया, तो उससे आपको मतलब है नहीं, ठीक है। आपको ये बताना है कि सबसे गर्म वर्ष किसको माना गया था। अभी तक देखो हम लोगों ने टेम्परेचर को जो मेजर करना स्टार्ट किया है वह 1901 से किया है, ठीक है। 1901 से टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है और रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और 1901 से लेकर अब तक के इतिहास में 2016 का जो टेम्परेचर था वह सबसे अधिक रहा है, ठीक है। 2019 का टेम्परेचर अगर बात करें तो यह 7वें स्थान पे था, ठीक है। अगर टेम्परेचर में से बात करें 7वें स्थान पे 2019 का रहा है और 2018 का 6ठे स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? यानी कैडमियम प्रदूषण से इसमें से कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा रोग है वो? है आपका इताई रोग। कौन सा है? इताई। ये कैडमियम प्रदूषण से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ आपको दिख रहा है मिनी माता रोग, यह किसके प्रदूषण से होता है? मैंने बताया हुआ है, यह मरकरी के प्रदूषण से होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? कहाँ है ये? यह है मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन है? यह है इगोर सिकोर्स्की। कौन है? इगोर सिकोर्स्की हैं हेलीकॉप्टर के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस जनरेशन के? तो देखो इसमें आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, बहुत लोग गलत मार दोगे। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि अभी हम लोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में जी रहे हैं या कंप्यूटर के किस जनरेशन में जी रहे हैं अभी, ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो आपका 6ठा जनरेशन आ चुका है, ठीक है। 5वां जनरेशन भी खत्म हो गया, 6ठा जनरेशन हम लोग 6ठे जनरेशन में पहुंच गए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिकांश कंप्यूटर जो अभी भी बन रहा है वह किस जनरेशन के कंप्यूटर पर आधारित है? तो वह 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स ही अभी जनरली आपको मार्केट में मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कैसे तैयार करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बुझे चूने पर क्लोरीन गुजार कर तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया था? अभी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ही था, अभी अल्टीमेटली यह किसने पारित कर लिया? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में अपने राज्य विधान परिषद को खत्म करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आपके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो लखनऊ होगा या कोलकाता होगा, ठीक है। क्योंकि लखनऊ में क्या है? लखनऊ में आपका है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, जैसे यहाँ पे हो गया तो वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान। अगर ये आपसे पूछा जाता है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग वनस्पतिक उद्यान भी बोल देते हैं, इसलिए मैंने बोला कंफ्यूजन हो सकता है। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये अगर पूछा जाए तो ये होगा लखनऊ, ठीक है। अगर कोलकाता आंसर में नहीं रहता ऑप्शन में तो आपका लखनऊ सही होता, क्योंकि राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान को हम लोग राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान भी कहते हैं,
क्लियर है। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है, इसलिए आपका आंसर होगा कोलकाता, क्योंकि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो ओरिजिनली है इसका पूरा नाम क्या है, किसी को पता है पूरा नाम इसका क्या है? अगर पता है तो बोलो। इसका अगर पूरा नाम किसी को पता हो तो बताओ। इसका पूरा नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन। ठीक है, क्या है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन या राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, ये कोलकाता में है, कोलकाता के हावड़ा में। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा कोलकाता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर महीनों का बात किया जा रहा है। अधिक बारिश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, इस तट पर यानी पूर्वी घाट पर आपको अधिक बारिश देखने को मिलेगा, या तमिलनाडु एरिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? प्रकृति का रडार किसको माना जाता है? प्रकृति का रडार। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देके जाता है। ठीक है, प्रकृति का रडार या तो आप बैट मारोगे या फिर पिजन मारोगे, यानी कबूतर मारोगे। ठीक है, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कबूतर। याद रखना, दो चीजों को प्रकृति का रडार माना जाता है, या तो कबूतर या पिजन। आपको अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको याद रखना है कबूतर या पिजन, यही दो में से आपका एक आंसर होगा। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको पढ़ने की तरह अच्छा लगा होगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।